दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती है बड़ी खबर, जहां आज IMA की पासिंग आउट परेड होने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परेड, क्योंकि आज देखिए 491 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे। इनमें से 35 कैडेट मित्र जो हैं वो राष्ट्रों के हैं। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुख्य अतिथि होंगे। यहाँ पर जनरल अशोक राज सिगडेल IMA पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। अकादमी से अब तक 65,628 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने सेना में बतौर ऑफिसर अपनी सेवाएं दी हैं। अब देखिए एक बार फिर से बड़ी संख्या में सेना को ऑफिसर्स मिलने जा रहे हैं। पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक प्लान में और सुरक्षा व्यवस्था में जो बदलाव किए गए हैं, जिसके लिए तैयारियां की गई हैं, वो भी आपको हम बता रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सत्येंद्र बर्तवाल, बहुत ही खास शो ये, और देखिए सेना को एक बड़ा तोहफा आप कह सकते हैं, जहां पर आज 491 जेंटलमैन कैडेट्स जो हैं वो पास आउट होने वाले हैं। 35 कैडेट मित्र राष्ट्रों के हैं। आप इस पर विस्तृत जानकारी दें। इस समय कार्यक्रम की तैयारियां कितनी कर ली गई हैं, कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है, मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन होने वाले हैं, और कौन यहाँ पर खास मेहमान होने के साथ साथ यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं, जानकारी दें इस पर। बिल्कुल कंचन, ऐतिहासिक चिटूड बिल्डिंग है। कुछ ही देर बाद आप यहाँ पे एक ऐतिहासिक रैतिक परेड देखेंगे। इस परेड में जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं, यानी कि 491 जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं, वो यहाँ पे आपको भव्य रूप दिखेगा और वही रूप इनको यहाँ पे परेड का दिखेगा। और आज सबसे बड़ी खास बात यह है कि मित्र देशों के भी 35 जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो यहाँ से पास आउट होने जा रहे हैं। और देश को करीब अगर हम देश को बात करें तो देश को करीब 456 जेंटलमैन जो कैडेट्स हैं वो यहाँ से पास आउट होंगे और देश की सेनाओं में हिस्सा लेंगे। यानी कि आप कुछ ही देर का समय बचा है, जब यहाँ पे आपको इस चिटूड बिल्डिंग, यानी कि जो चिटूड बिल्डिंग करीब 92 सालों से यहाँ देश की रक्षा के लिए जो सैन्य अधिकारी दे रही है, ये वही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के कुछ ही देर बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पे रैतिक परेड करेंगे। और आज के लिए सबसे बड़ा खास का दिन ये भी रहेगा, क्योंकि जो नेपाल के जो CDS हैं, यानी कि नेपाल के जो चीफ आर्मी स्टाफ है, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वो यहाँ पे सलामी लेंगे और जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। जी, आज जो मुख्य मेहमान हैं वहां पर सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल भी पहुंच रहे हैं, और इनके साथ साथ कौन मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो अशोक राज सिंडेल है वो थोड़ी देर जब यहाँ पे जेंटलमैन पैरेड्स यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद उनकी जो यहाँ पे सलामी के लिए वो यहाँ पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कमांडेंट परेड अभी जिस दिन 2 दिन पहले हुई थी, तो कमांडेंट ने यहाँ पे भी परेड की थी। और आपको मैं एक और खास बात बताऊंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो ठीक दाहिनी तरफ यहाँ पे जो लोगों का तांता आने लग गया है, यानी कि ये वो परिजन है जो उस क्षण को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में कैद करेंगे। और जब जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पे परेड की सलामी लेंगे, यानी कि एक भव्य क्षण यहाँ पे देखने को मिलता है जब जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पे गुजरते हैं और देश की सेनाओं में इसके बाद यहाँ से पास आउट होकर देश की सेनाओं में रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को यानी कि कल टिहरी दौरे पर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के समापन समारोह में अपनी शिरकत की है। और इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इस दौरान CM धामी भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि गर्व की बात है कि टिहरी झील में पूरे देश भर का इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। CM धामी ने कहा है कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए खेल नीति भी लेकर आए हैं। CM धामी ने कहा है कि जल्द ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टिहरी झील में आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। टिहरी मेडिकल कॉलेज, नई टिहरी की सड़कों पर हॉट मिक्स, शहर में एक बड़ी पार्किंग, पेयजल योजना और जिला मुख्यालय में एक खेल मैदान की इन्होंने घोषणा की है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही एक अवसर है हमारे राज्य के
खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, यहाँ के खेल जो प्रतिभाएं हैं उनके विकास के लिए और खेल अवस्थापना स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो और अच्छा हमको प्रशिक्षक मिलेंगे और खेल की गतिविधियाँ जो नवाचार हैं उन सब में जो है लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा और ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों में आरक्षण से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यहां पर शहरी विकास विभाग के 1-2 दिन में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में पदों के आरक्षण का प्रारूप जारी किया जा सकता है। सोर्सेज की माने तो एससी सीटों का जो आरक्षण अभी तक चला आ रहा था उसे इस बार लागू नहीं किया जा रहा है। इस बार नए सिरे से एससी आरक्षण को लागू किया जा सकता है। नगर निगम में पहले से आरक्षित एससी महिला सीट इस बार आरक्षित नहीं होगी, लिहाजा बाजपुर सीट रिजर्व नहीं होगी, ये तय है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ऋषिकेश और हल्द्वानी नगर निगम से किसी एक जगह पर मेयर सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हो सकती है, जबकि श्रीनगर और पिथौरागढ़ नगर निगम ओबीसी आरक्षित हो सकते हैं। नगर निगम की 11 में से कुल 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही हैं। सोर्सेज के मुताबिक देहरादून नगर निगम सामान्य सीट हो सकती है। वहीं नगर निगमों में वार्ड सभासद पदों पर आरक्षण में जहां पर जिसकी जनसंख्या होगी, ज्यादा जनसंख्या होगी, उसी के आधार पर रिजर्वेशन होगा। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। देखिए, न्यूज़ 18 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आरक्षण का प्रारूप 1-2 दिन में जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर सर्वे के जरिए पार्टी अपने उम्मीदवार तय करेगी। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि सभी 11 नगर निगम बीजेपी जीतने जा रही है। लोग पिछले 3 महीने से नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना चुके हैं, जहां हमने अपने सभी निकायों के लिए प्रभारी घोषणा कर दी है। वहीं अब हम बहुत जल्दी अपने प्रेक्षक भेजने वाले हैं। आज विधिवत मुझे लगता है आज और कल के अंदर आरक्षण की सीट पर क्या आरक्षित सीटें हुई हैं उसका एक प्रारूप आ जाएगा। फिर सरकार उसमें आपत्तियां मांगेगी, लेकिन हम आरक्षण जैसी प्रारूप सामने आता हम अपने जो सर्वे की टीम है उसको भेजना हम प्रारंभ कर देंगे। और मैं कह सकता हूं कि हम लोग पिछली बार 8 में 5 जीते, 11 की 11 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और अधिकतम नगर पालिकाओं में बीजेपी जीतेगी। और ये बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर जानिए, जहां पर परिवहन विभाग में तैनात एक दरोगा मुकेश वर्मा रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। घूसखोर दरोगा ने कार सवार से 2000 रुपए की रिश्वत ली है, घूस ली है, और इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि दरोगा 4000 रुपए मांगता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कार सवार के रिक्वेस्ट करने पर 2000 रुपए में दरोगा साहब मान गए। ये वीडियो प्रेमनगर चौक के पास का बताया जा रहा है। दरोगा के घूस लेने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। परिवहन विभाग में अब खासा हड़कंप मचा हुआ है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। वीडियो में आप देखेंगे आरोपी दरोगा मुकेश वर्मा को मुख्यालय अब अटैच भी कर दिया गया है, जो इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कार सवार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर दरोगा मुकेश वर्मा को 2000 रुपए की रिश्वत दी है। ये टीम है, 4 बोले सर। तो सर प्लीज सर, मैं किसी की बैग उठाने जा रहा है सर, प्लीज सर प्लीज सर। नहीं, 2 हैं सर, गिन लो सर, ले बेटे पकड़िए, ये वहाँ दें डॉक्टर को। 1 2 3 4 है सर, 2 ही जी। उत्तराखंड के बहुचर्चित उद्यान घोटाले की एक और जांच शुरू हो गई है। एसआईटी और सीबीआई के बाद ये तीसरी जांच है। देखिए, अब सवाल यह है कि कहीं सीबीआई जांच से बचने और आरोपी अफसरों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही, जबकि घोटाला करीब 600 करोड़ रुपए का है। रिपोर्ट देखिए इस पर। करीब 600 करोड़ रुपए के उद्यान घोटाले में क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इस बात से खड़ा हो रहा है क्योंकि जब सीबीआई जांच चल रही है तो उद्यान विभाग को कुमाऊं कमिश्नर को क्यों जांच सौंपनी पड़ी? जिस घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
जिस घोटाले में सीबीआई 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। करीब 16 उद्यान के अफसर कर्मचारी आरोपी हैं, जिस घोटाले की विभाग खुद एसआईटी जांच करवा चुका है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ के तत्कालीन मुख्य उद्यान अधिकारी आरोप के घेरे में हैं। अब तक मुख्य आरोपी और निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा सस्पेंड हुआ और फिर हिमाचल प्रदेश वापस चला गया। बाकी अफसर उद्यान विभाग में लगातार काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या उद्यान विभाग को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर भरोसा नहीं है, या विभागीय जांच की आड़ में आरोपी अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है? तो विभागीय जांच होना अलग प्रक्रिया है। विभाग भी अपनी जांच कर रहा है और सीबीआई भी जांच कर रही है, और जो भी उसमें होगा, और उसमें कुछ लोगों के बयान भी हो चुके हैं और लोगों के बयान होने हैं। जो सीबीआई की कार्रवाई होगी उसका दंड अलग होगा, जो विभाग भी जांच में उनको पाए जाएंगे उसके हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा। उद्यान विभाग में घोटाले का मुद्दा उठाने वाले दीपक करगेती और कांग्रेस ने विभाग की जांच को मजाक बताया है। बताए कि जिन लोगों की सीबीआई ने आज तक एफआईआर दर्ज की है, जिन लोगों के, जिन अधिकारियों के नाम हैं, उनमें से केवल एक बवेजा को छोड़ दें, जो कि यहाँ अपना कार्यकाल तक पूरा कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी को जो उस एफआईआर में जिनके नाम हैं शासन या सरकार ने दंडित किया हो, कहीं पर अटैच किया हो, उनको उनके पदों से हटाने का कार्य किया हो, तो सरकार इसमें अपना हाथ ऊपर, शासन अपना हाथ ऊपर से रख सकती है। जब इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो जिम्मेदाराना होता है। बहुत बड़ा झोल, और गणेश जोशी के पास निश्चित ही सरकार के कुछ बड़े लोगों के या संगठन के बड़े लोगों के कुछ ऐसे मामले होंगे जिससे गणेश जोशी को हर चीज़ में बचाने की कोशिश हो रही, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति का मामला हो जिसका कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, और चाहे वो सीबीआई जांच जो हॉर्टिकल्चर में हो रही है, सीबीआई जांच जो सर्वोच्च जांचों में से एक है, उसके बाद अगर विभागीय जांच हो रही तो हास्यपद है, क्योंकि सीबीआई अगर जांच अगर ढंग से हो रही होगी तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं, और अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी कोई चीज़ आई तो सरकार उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। साल 2020-2021 में हुए उद्यान विभाग के घोटाले में तब कोई विभागीय जांच नहीं हुई, और अब जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, तो पर्दे के पीछे चल रही विभागीय जांच की आड़ में कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही? देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां चल रही आयुर्वेदिक कांग्रेस के एक पंडाल में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग वहां लगी जहां पर किचन चल रहा था। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी कर्मचारी की लापरवाही से ये आग एकदम फैलती चली गई। गनीमत रही कि मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो रखे थे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत एक्शन में आते हुए वहां पर मौजूद लोगों को आग बुझाने के काम से हटाकर खुद ही मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। आपने नाग नागिन के बदले की कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक गुलदार के बदले के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक गुलदार अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इंसानी बस्ती के चक्कर लगा रहा है, और इसके बीच में लोग यहाँ के दहशत में हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की रामपुर रोड इलाके में रहने वाले लोग इन दिनों एक अजीब सी दहशत में जी रहे हैं, और दहशत है एक गुलदार की, जिसके बच्चे कुछ दिन पहले यहां खेतों में पाए गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई थी। हल्द्वानी के रामपुर रोड के इस हरिपुर जमन सिंह और हरिपुर मोतिया गांव के इलाके के ये लोग दहशत में हैं। लोग एक गमशुदा गुलदार से खौफ खाए हुए हैं। असल में कुछ दिन पहले गुलदार के 3 शावक गांव के खेत में मिले थे और ठंड से तीनों बच्चों की मौत हो गई, और तभी से इलाके में गुलदार की दस्तक देख स्थानीय लोग परेशान हैं।
गुलदार के खौफ से इलाके में दिन देर से हो रहा है तो शाम जल्दी ढल रही है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी दहशत में हैं। मेरे नचाने वहाँ 2 दिन में आया था, गेट में देखो ही। अच्छा। वो कूद मारा, फिर गेट पे ही मेरे नाथ लौट गया। अच्छा। दुकान में फिर पापा से पापा का बता गई, फिर वहीं पे सब लोग बात आई। फिर ट्रैक्टर होटल लीवे हॉर्न बजा, फिर पता ना भाजी वाला पता नहीं था। डर का माहौल है। डर का माहौल पर नंदी जल्दी टाइम पर दूध दियो नहीं। ये जब से सर इसके बच्चे मरे हैं उससे और ज्यादा दहशत हो गई है और इसमें लापरवाह हो रही है। फॉरेस्ट वाले इसमें कुछ ऑप्शन नहीं उठा रहे हैं। बाहर जाने में बहुत डर लगता है, मम्मी को लेके जाता हूँ साथ में। अब जैसे अंधेरा है ये और सुनसान रोड है, बच्चे जा रहे हैं तो डर लगती है बच्चों को। और ये बच्चे तो डर के मारे स्कूल जाने को भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये रोडों में कहीं पर ये पोलों में उजाला लाइट का कर देते तो बढ़िया ही था। लाइट। हाँ। हैरानी की बात यह है कि लोगों के बीच फैली गुलदार की दहशत से वन विभाग भले ही बेखबर बना हुआ है। तराई सेंट्रल डिवीजन में आने वाला ये इलाका तांडा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। गुलदार और बाघ यहाँ अक्सर दस्तक देते रहते हैं, लेकिन वन विभाग की सतर्कता गायब है। लेकिन प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। उनका दावा है कि लोगों की सुरक्षा तय की जाएगी। देखिए, ये अभी तथ्य संज्ञान में आया है और जो वन्य जीव वहाँ पर साइट होने की बात आ रही है, तो उसको देखते हुए अभी तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अधिकारियों से संबंध में वार्ता की जाएगी ताकि उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जाहिर है प्रशासन सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, क्योंकि अगर ये वही गुलदार है जिसके बच्चों की मौत हो चुकी है तो गुलदार की गांव में दस्तक चेतावनी भरी है, क्योंकि बच्चों का पता न मिलने पर कभी भी ये इंसानों को अपना शिकार बना सकता है। क्योंकि जंगल से सटा हुआ इलाका है, न सिर्फ लेपर्ड बल्कि इस पूरे जो वेस्टर्न सर्कल है फॉरेस्ट का, यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लोग दहशत में हैं और विशेष तौर पर जिस लेपर्ड के बच्चे मरे हैं उससे तो बहुत ज्यादा खौफ में है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अब देखिए, इसी कड़ी में देहरादून में 2 दिन के सोलर मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल यादव ने बताया है कि 16 और 17 दिसंबर को रेंजर्स ग्राउंड में ये मेला आयोजित हो रहा है। मेले का मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। कौन कौन से इक्विपमेंट सोलर से चल सकते हैं, कितना जनरेशन सोलर से हो सकता है, क्या क्या सब्सिडी मिल सकती हैं, किस किस क्षेत्र में इसका हम लोग जनरेशन प्लांट लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों का विस्तार से जानकारी देने के लिए एक सौर मेला का आयोजन किया गया है 16-17 तारीख को रेंजर्स ग्राउंड पर। खबर बेंगलुरु से, जहां के अतुल सुभाष की मौत के बाद पुरुषों के कानूनी अधिकारों को लेकर अब बहस तेज हो गई है। देखिए, हल्द्वानी में तो सामाजिक संगठन का एक समाज जो है, संगठन एक समाज श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ता जो हैं एसडीएम ऑफिस पर धमाकेदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। महिला आयोग की ओर से पुरुष आयोग बनाने की मांग करने की यहां ये पैरवी की गई है। जैसे महिला आयोग वैसा ही पुरुष आयोग भी बने ताकि कानून की आड़ में पुरुषों से ब्लैकमेलिंग बंद हो सके। तो वो गलत है। उसी की उन्होंने जब जीवन से पहले 1 घंटे का जो वीडियो बनाया उसमें उनकी जब उनके बारे में जाना, उन्होंने उनके पर जो बीत रही है उन्होंने आप बीती बताई तो आत्मा सच में झिकझोर गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानून का दुरुपयोग कर कुछ लोग निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में फंसाकर उनसे पैसा कमाने का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश नगर निगम को बड़ी सौगात दी है और इसमें एक वार्ड के सामुदायिक भवन के लिए लगभग 18 करोड़ से अधिक का बजट देकर इसका शिलान्यास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार धामी सरकार काम कर रही है। क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते मेरे पास एक फंड जिसे हम अवस्थापन निधि बोलते हैं, उससे भी मैंने यहाँ पे लगभग 19 करोड़ रुपए देने का काम किया पिछले दिनों, और जिसमें लगभग 22 योजनाओं का यहाँ पे आज उन योजनाओं का शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है। बहुत जल्द
सभी कामों को हम शुरू कराएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख संघ ने इस पर आभार जताया है। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने सीएम धामी और मंत्री सतपाल महाराज का धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और हम जो भी सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाएंगे, पहले ही पहुंचाते रहते, और मजबूती से सरकार की जो योजनाएं उनको हम आगे धरातल पर लाएंगे। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सीजन की पहली बर्फबारी होते ही पशुपालकों ने भी ठंड से बचने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों से निचले इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। चक्राता के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से चारे की समस्या शुरू हो जाती है। साथ ही ज्यादा ठंड होने से पशुपालक पर्वतीय क्षेत्रों से गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। पशुपालक बड़ी संख्या में अपनी बकरियों को लेकर निचले इलाकों की ओर रुख कर लेते हैं। अब देखिए, ठंड के मौसम पर निचले इलाकों की ओर अब रुख करने लगे हैं ये पशुपालक। भारी संख्या में भेड़ें आप देखेंगे जो कि अब ऊपरी इलाके से निचले इलाके में लेकर जाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग में ऊंचाई वाले गांव में शीतकाल में बर्फबारी के कारण मार्ग बाधित हो जाते हैं। आप ये भी जानिए कि ऐसे में खाद्यान्न ईंधन की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। पूर्ति विभाग ने बर्फबारी वाले गांव 3 महीने के खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण कर लिया है। जिले के जखौली, चिरबटिया, तुंगनाथ घाटी, केदार घाटी, चौपता, घिमतौली, खड़पतिया सहित कई क्षेत्रों में दिसंबर से फरवरी महीने तक जो भारी बर्फबारी होगी इसमें भंडारण किया है। विभाग का कहना है कि बर्फबारी वाले गांव में दुकानें और गोदामों में 3 महीने का भंडारण कर दिया गया है। अट्ठाईस जनवरी से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कई कामों के लिए अभी टेंडर निकाले गए हैं और दावा किया जा रहा है कि समय पर काम हो जाएंगे, जबकि टेंडर में काम करने की अवधि ही 12 महीने तक की दी गई है। यानी कि अगले साल तक कंपनी को काम पूरा करना होगा। रिपोर्ट देखिए। 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स होने हैं, जिसके लिए समय कम ही बचा है, लेकिन खेल विभाग कितना संजीदा है वो आप तस्वीरों में दिख रहे इन टेंडरों के विज्ञापन से देख सकते हैं। इन टेंडरों का विज्ञापन गुरुवार को अखबारों में पेयजल संस्थान एवं निर्माण निगम द्वारा जारी किया गया। पेयजल निगम ही प्रदेश में स्पोर्ट्स गेम के लिए निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी है। जब टेंडर अब जारी हुआ तो कब पास होगा, कब काम आवंटित किया जाएगा, कब शुरू होगा, इसका तो अभी कुछ अता पता ही नहीं। और काम भी 20 करोड़ से ऊपर का है, जबकि खेल मंत्री पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि काम नेशनल गेम्स से पहले ही पूरा किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया हमारी लगातार जारी है। स्वाभाविक रूप से वो तात्कालिक रूप से भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से हम उसे जल्द से जल्द उसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे। काम ज्यादा है, समय बहुत कम है, लेकिन विभागों का दावा आज भी पहले की तरह ही कायम है कि काम समय पर हो जाएगा। और कैसे और किस क्वालिटी के हो पाएंगे, ये भले ही कोई दावा अभी भी ना करे, लेकिन इतनी जल्दी में तो काम कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र की रिपोर्ट।